हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को, जो कि हम विजन IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके वनडे एग्जाम, SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्जाम में GK आता है उन सब से रिलेटेड है, और स्पेशली MPPSC के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं शासन और संविधान की प्रस्तावना। और गाइस, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। संविधान की प्रस्तावना एक परिचय। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी गई है, तो हम पहले पढ़ेंगे हिंदी की। भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका तथा प्रारंभिक परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्य लक्ष्य एवं आदर्श उसके आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। ध्यानतलब है कि जब अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे, इसके पश्चात प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने उपयुक्त प्रस्तावना के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया था और इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसे पारित किया था, ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो किसने कहा था? ये N.A. पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना की विषय वस्तु। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 को संशोधित करके पहले पैरा में 2 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष और छठे पैरा में अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए थे। तो
पहले पैरा में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और छठे पैरा में अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल तत्व। संविधान की प्रस्तावना में निहित 4 मूल तत्व निम्नलिखित हैं। संविधान के इतिहास का स्रोत। प्रस्तावना में उल्लेख है कि संविधान सभा के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति। प्रस्तावना में उल्लेख है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। तो इसके प्रमुख कौन कौन से तथ्य हैं कि पहले इसकी शक्तियों का स्रोत क्या है कि जो संविधान है वह भारत के लोगों से शक्तियां अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह विवाद का विषय रहा है। बेरोबारी बाद 1960 में उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रस्तावना के निर्वाचन एवं संशोधन से जुड़े विभिन्न वाद। बेरुबारी संघ गोलकनाथ, केशवानंद भारती और रघुनाथ राव आदि वाद इससे जुड़े हुए हैं। तो बेरुबारी संघ, गोलकनाथ और केशवानंद भारती और रघुनाथ राव, ये 4 मुद्दे संशोधन प्रस्तावना के निर्वाचन और संशोधन के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। पहला आता है बेरुबारी संघवाद 1960। यह उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, अतः यह संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा था? ये कहा था बेरुबारी संघवाद में। फिर आता है गोलकनाथवाद 1976 में। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, वहां इसके अर्थों को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। केशवानंद भारती बाद 1973। उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी संघवाद में दिए गए स्वयं के निर्णय को अस्वीकार कर दिया था और यह व्याख्या की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह न्यायालय में यह भी कहा गया था कि संसद अनुच्छेद 386 के तहत इसका संशोधन भी कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। मतलब जो हमारा प्रस्तावना है वह किसका? संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन संसद के द्वारा किए जाते हैं या किए जा सकते हैं 368 के द्वारा, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही थी। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेदों ही हो सकते हैं। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। संविधान के संदिग्ध एवं द्विअर्थीय उपबंधों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी होती है। तो किसमें कहा गया था? रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह शक्ति का स्रोत नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकते हैं। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं हो सकती। संविधान के संदिग्ध एवं द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी होती है। SR बोम्बईवाद 1994। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना,
राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनः अवलोकन की इसकी मौलिक संरचना भी सम्मिलित है। तो ये किसमें बताया गया था? तो SR बोम्बईवाद 1994 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, जो कि किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती भना में भी कहा गया था। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्वलोकन इसकी मौलिक संरचना में सम्मिलित है। LIC ऑफ इंडियावाद 1994 उच्चतम न्यायालय ने पुनः व्याख्या की कि प्रस्तावना संविधान का अंतरिम हिस्सा है। प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख शब्दों की व्याख्या। प्रस्तावना में कुछ प्रमुख शब्दों का उल्लेख किया गया है जो कि उनमें निहित मूल्य एवं दर्शन के द्योतक हैं। ये संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता दिए गए हैं। चलिए इनको समझते हैं। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व शब्द का प्रारूप है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका मुख्य माना, तथापि राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी भी तरह भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। वस्तुतः यह पद बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के आत्मनिर्णय की शक्ति का द्योतक है। समाजवाद। मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख या नहीं था, क्योंकि संविधान हमारे देश को किसी विशिष्ट आर्थिक संरचना के साथ नहीं जोड़ता। लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जैसे कि राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण एवं निजी संपत्ति का उन्मूलन सम्मिलित होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सामाजिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद, गांधीवाद का मिलता जुलता स्वरूप है, जिसे गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव दिखता है। पंथ निरपेक्ष। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय है कि भारत किसी एक धर्म या धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं होता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य देश किसी धर्म विशेष के विरुद्ध है। यह अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही संविधान धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर भी रोक लगाता है, अर्थात पंथ निरपेक्षता से आशय धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और सभी धर्म के प्रति समान भाव है। पंथ निरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा के अनुसार धर्म एवं राज्य दोनों अलग अलग हैं। इसके अनुसार धर्म संस्थानों एवं पदाधिकारियों का राज्य के प्राधिकारियों से पृथक्करण होना चाहिए। 1974 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों को जोड़ा गया है। कालांतर में पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था की कल्पना की गई है, जहां सर्वोच्च शक्तियां जनता में निहित होती हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है और लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है।
लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिप्रेक्ष्य, पहल या फिर प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना एवं जनमत संग्रह के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करते हैं और सरकार चलाने हेतु कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, संसदीय एवं अध्यक्षीय। भारतीय संविधान के प्रातिनिधिक संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या करता है। इसमें कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। मतलब इसमें जो कार्यपालिका होती है सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। वयस्क मताधिकार, सामायिक चुनाव विधि की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था में निहित लोकतांत्रिक लक्षण हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया जाता है। लोकतंत्र के तहत लोकतांत्रिक सरकार की भी कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे समाज की कल्पना है जिसमें प्रचार का मुक्त आदान प्रदान हो और प्रत्येक व्यक्ति की समाज में समान प्रतिष्ठा हो। गणराज्य। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से होता है जहां पर राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा में केंद्रित होने के स्थान पर जनता में निहित होती है और कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग विद्यमान नहीं होता। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसा कि अमेरिका और भारत में राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति को निर्वाचन के द्वारा पद प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं। इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। न्याय का सामान्य अर्थ एक ऐसी स्थिति से होता है जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सबको उसके उचित अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व को 1970 की रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के द्वारा की जाती है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां पर जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, भाषा आदि में किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए और समाज में सबको समान अवसर, स्थान प्राप्त हो। इसका अर्थ होता है समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना है। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल होता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रस्तावना में निहित न्याय शब्द के भाव से संबंधित कुछ मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो कब बनाया गया है? 1955 में बनाया गया है अस्पृश्यता निषेध अधिनियम। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य, सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बाद में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत होने वाले मुद्दे पर उठे विवाद के आलोक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद समाज सेवा सहित ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ
संबंधी हितों की अभिव्यक्ति की गई है। तो किस में की गई है? अनुच्छेद 46 में की गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य दुर्बल क्षेत्र है, ये वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, उनको शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों को अभिव्यक्ति की जाएगी, अभिवृद्धि की जाएगी। राजनीतिक न्याय, अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए समता के अधिकार राजनीतिक न्याय के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 38 राज्य में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं कि जो अनुसरण किया जाएगा, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। तो कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। तो पहला कौन सा है? तो पहला है अस्पृश्यता, जो कि अनुच्छेद 17 में दी गई है और इसके विरुद्ध अस्पृश्यता निषेध अधिनियम बनाया था 1955 में। फिर आता है उपाधियों का अंत, जिसमें कोई भी उपाधि शिक्षा के और सैन्य, राज्य सैन्य के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन पद्मश्री और पद्म पुरस्कार जो समाज सेवा से रिलेटेड है उनमें भी उपाधि दी जा सकती है। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या फिर जो दुर्बल वर्ग है, उनके लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता की जा सकती है। अनुच्छेद मतलब राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। 14 से लेकर 18 तक में जो समान न्याय दिया गया है उसमें राजनीतिक न्याय के आधार पर ही है। अनुच्छेद 38 बताता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बना सकती है। 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं कि राज्य उनका अनुसरण कर सकता है। 39 का में बनाया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी 39 का के अंतर्गत। और 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता उल्लेखित है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छा अनुसार धर्म पालन करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि दूसरों की स्वतंत्रता या अधिकार बाधित ना हो। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में उल्लेखित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। संक्षिप्त में कहा जाए कि जो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। तो समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता शब्द के भाव से संबंधित कुछ मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरारुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 38 कुछ
संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? स्वतंत्रता शब्द क्या बताता है? हमारे मूल अधिकार में, कुछ निर्दिष्ट सिद्धांतों में, इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ संगम बनाने की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में बसने निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अंतःकरण में धर्म को मानेंगे, अबाध रूप से आचरण करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य का प्रबंध करेंगे, उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 38 में कही गई है कि कोई भी शिक्षा संस्थान है वह धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है कि आपको उपस्थित होना है तो होइए, नहीं होना है तो नहीं होइए। समता समता का अभिप्राय है कि न्याय, कराधान, लोकपद और नियोजन के संबंध में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार का ना होना भी सम्मिलित है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों में से संबंधित अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत इस सिद्धांत को प्रभावी बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को स्थिर और अवसर की स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समानता के 3 आयाम सम्मिलित हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। 3 प्रकार की समानता है: राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक। मौलिक अधिकार के तहत निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। पहला, अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दी गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। संविधान में 2 अन्य उपबंध हैं जो कि राजनीतिक समता को सुनिश्चित करके प्रतीत होते हैं। प्रथम, धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में सम्मिलित होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यह अनुच्छेद 325 कहता है। तथा दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 326 में। आर्थिक समता के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महिला एवं पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन एवं समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को भी सुनिश्चित करते हैं। ये है अनुच्छेद 39। तो समता के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? पहले आते हैं मूल अधिकारों में या फिर मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं 18 से 14 तक, मतलब 14 से पूरे 18 तक। 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समता। 15 में दिया गया है किसी भी व्यक्ति का धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में किसी के साथ भी अवसर की समानता दी गई है 16 में। अस्पृश्यता का अंत दिया गया है 17 में और उपाधियों का अंत दिया गया है 18 में। फिर आती है 2 अलग से दिए गए हैं राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने के लिए। तो अनुच्छेद है 325 जिसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर मतदान की सूची से अलग नहीं किया जाएगा या उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। फिर आती है 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया गया है। फिर 39 में कहा गया है जो कि आर्थिक समता है, इसमें महिला एवं पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन एवं समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है या सुरक्षित रखता है। अब आती है बंधुता। बंधुता का अर्थ है कि भाईचारे की भावना। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का
में भी इसका उल्लेख है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर सौहृदय और आपसी भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना में बंधुता के संबंध में 2 बातों का उल्लेख है। पहला, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना एवं देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना। इन्हीं कारणों से संविधान में अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 किया गया, अनुच्छेद 17 में दिया गया है और इसका व्यवहार अपराध बना दिया गया है। तो बंधुत्व किस में दी गई है? जो हमारे नीति सिद्धांत हैं उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है बंधुता का, और यह 51 का में दी गई है। इसमें भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे होकर व्यक्ति सौहृदय और आपसी भाईचारे की भावना के साथ रहेगा। और जो 2 बातों का भी उल्लेख किया गया है बंधुता के लिए, पहला आता है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करेगा और देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित करेगा। इन्हीं कारणों से अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 के तहत निषेध कर दिया गया है। प्रस्तावना मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य परस्पर संबंध। प्रस्तावना मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए संशोधनीय भी है, किंतु इसमें उल्लेखित संविधान के आधारभूत लक्ष्यों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यह केशवानंद भारती बाद 1973 में कहा गया था। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है कि मूल अधिकार स्वतंत्रता एवं समता के संकल्प की व्यवहारिक प्राप्ति सुनिश्चित करने वाले साधन हैं। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार हैं। ये प्रतिषेधकारी हैं और राज्य पर नकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। तो अनुच्छेद कहाँ से 12 से 35 तक में दिए गए हैं, कहाँ मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में है, और यह स्वतंत्रता और समानता के लिए व्यवहारिक प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हो। यह राज्य पर नकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के सकारात्मक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें अंतर्निहित सिद्धांत, लक्ष्य या राष्ट्र, इनके जो सिद्धांत हैं वह राष्ट्र के शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं। यह शासन, प्रशासन एवं विधायिका द्वारा संतुष्ट किए जाने योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं होती हैं। अतः प्रस्तावना मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावना से संबंधित हालिया विवाद। पृष्ठभूमि: 26 नवंबर 2015 और 26 जनवरी 2016 को क्रमशः संविधान के अंगीकृत और लागू होने की 66वीं वर्षगांठ का 2 अलग अलग सरकारी विज्ञापनों में मूल प्रस्तावना का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इस प्रकार युक्त विज्ञापन में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद विभिन्न विपक्षी दल और नागरिक समाज के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के इस कदम की आलोचना की गई। इसी दौरान केंद्र सरकार के एक मंत्री के इस बयान पर कि इस बात पर वह या अब बहस होनी चाहिए कि क्या समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रस्तावना में स्थान दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, यह विवाद सुर्खियों में रहा था। समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के पक्ष में तर्क: समाजवाद शब्द का आशय है पूंजी, संपत्ति, भूमि आदि उत्पादन के साधन पर राज्य का स्वामित्व एवं उसके वितरण में समानता। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर समाजवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया था, क्योंकि वे देश को किसी भी विशिष्ट आर्थिक संरचना से संबंध नहीं करना चाहते थे। अब आता है सेकुलर या फिर पंथनिरपेक्ष का आशय है कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक मामलों से राज्य का जुड़ाव ना होना और राज्य का संचालन किसी धार्मिक नियम से ना होकर संविधान द्वारा होना चाहिए। प्रस्तावना की हिंदी रूपांतरण में अंग्रेजी के सेकुलर शब्द के लिए काफ़ी सोच समझकर धर्म निरपेक्ष के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा संविधान एवं देश के विभिन्न कानून राज्य को धर्म से निरपेक्ष न होकर
पंथ से निरपेक्ष होने की अपेक्षा करते हैं। मूल प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक न्याय वस्तुतः एक समाजवादी राज्य को ही निरूपित करता है। राज्य के नीति तत्व DPSP के अंतर्गत इन्हीं समाजवादी आर्थिक न्याय विशिष्ट स्थान दिया गया है। अतः ऐसे में प्रस्तावना में अलग से समाजवादी या पंथ निरपेक्ष शब्द राजनीतिक उद्देश्यों की ओर इशारा करते हैं। मूल प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। हम जानते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही इन स्वतंत्रताओं की प्राप्ति संभव है। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट और DPSP के विभिन्न उपबंध इसी की रक्षा करते हैं। इन शब्दों को हटाए जाने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि 3 जनवरी 1977 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में समाविष्ट करने से पूर्व क्या भारत एक समाजवादी या पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था? 1991 में आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के पश्चात सैद्धांतिक तौर पर अब समाजवाद शब्द लगभग अप्रासंगिक हो गया है और 1991 के पश्चात यह व्यवहार में कम ही रहा है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने के विपक्ष में तर्क। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द हमारे संविधान के आदर्श हैं। संपूर्ण संविधान इनके ओतप्रोत है। इन्हें धूमिल करने से राष्ट्र एकता और बंधुता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने से देश में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। फंडामेंटल राइट और नीति सिद्धांत, आरक्षण, विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, 5वीं और 6वीं अनुसूची आदि एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की परिकल्पना करती हैं। अतः प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इन्हीं स्पष्टता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष के अतिरिक्त अखंडता शब्द को भी इसमें समाविष्ट किया गया था। तो फिर क्या अखंडता शब्द को भी हटा दिया जाना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, अपितु हमें इन्हें बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए, ना कि इनका राजनीतिकरण करना चाहिए। आगे की राह क्या हो सकती है? प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द पर बहस की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आवास, गरिमापूर्ण जीवन, रोजगार आदि पर बहस होनी चाहिए। समाजवादी शब्द को हटाने के बजाय इस पर बहस होनी चाहिए कि सभी को वास्तविक समता की स्थिति प्राप्त हो और समाज के शोषितों को गरिमापूर्ण जीवन एवं अधिकार विहीन वर्ग को अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द पर बहस होनी चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित ये शब्द संकीर्ण न होकर व्यापक अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अतः हमें इनका सम्मान करना चाहिए एवं इन आदर्शों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। उपसंहार। प्रस्तावना का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो और जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। यद्यपि वैधानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की जा सकती, तथापि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने की उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः की कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में यह पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।